ओके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो एक पेपर प्रैक्टिस किया था मई जून का। ठीक है। और टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पेपर ऑफ अक्टूबर नवंबर 24। ठीक है। तो हम दोनों मतलब सीरीज के एमसीक्यूज के पेपर्स को डिफरेंट डेज पर प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यूज में दोनों वेरिएंट्स में और दोनों सीरीज में आ चुके हैं। और इसको अटेम्प्ट करते हैं बेसिकली। वैसे तो 45 मिनट्स का होता है, तो 1 आवर की हमारी क्लास होती है, लेकिन कुछ में एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1। टू फोर्सेस with magnitudes F1 and F2 act on an object at right angles to each other. So what is the magnitude of the resultant force? So basically both forces are acting at right angle to each other. So right angle means 90 degree. 90 degree means Pythagoras theorem, right? So if you apply Pythagoras theorem, so that will be equals to option A. Simple. Question number 2. A boy takes 30 minutes to cycle a distance of 8 kilometer. So time is 30 minutes. Distance covered by the body is 8 kilometers. He then walks a further distance of 2 kilometer. So initially boy is like cycling, and then now it is walking. So during cycling he covered 8 kilometer, and during walking he covered 2 kilometers in 15 minutes. So what is his average speed? सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ कि आपके पास एवरेज स्पीड का क्या आंसर आता है, सो देन वी विल कंपेयर दैट हाउ यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर आप साइकिलिंग वाले केस की बात करते हो, सो ड्यूरिंग साइकिलिंग 8 किलोमीटर्स एंड 15 मिनट्स। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आपको सारे ऑप्शंस तो किलोमीटर पर आवर्स में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर हम टाइम को पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लें, सो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट फाइनल आंसर, राइट। क्योंकि होगा ये कि हम कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हमें याद आएगा कि हमने आवर्स में तो कन्वर्ट नहीं किया, आप कैसे करें। फिर कंफ्यूजन होती है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ऐड या जो भी करना हो, तो फिर डाउट ज़्यादा हो जाता है। तो आप पहले कन्वर्जन कर लो। सो फॉर एग्जाम्पल, if we convert 15 minutes into 1 hour or according to hour, so we divide by 60, 0.25 hours। ठीक है। तो हमने क्या किया, 15 को डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं मिनट्स में आने के लिए, लेकिन अभी हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। एंड सेम फॉर दिस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज लाइक द डबल ऑफ 15 मिनट्स, सो इट बिकम्स 0.5 आवर। ओके, तो आपके पास आंसर आ रहे D13, राइट। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइकिलिंग की स्पीड निकालेंगे। सो स्पीड ड्यूरिंग साइकिलिंग 8 डिवाइडेड बाय 0.5, इट बिकम 60 किलोमीटर। और स्पीड ड्यूरिंग वॉकिंग 2 डिवाइडेड बाय 0.25, 8। और 8 प्लस 60, 2 डिवाइड बाय 0.25, 8। 8 डिवाइडेड बाय 0.5, 16, 24,
ठीक है, तो अगर आपने किसी और ने भी कैलकुलेट किया है तो आप अपना आंसर शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो हमने स्पीड्स कैलकुलेट की हैं इनके इंडिविजुअल, तो स्पीड्स आपके सामने दोनों। ठीक है, और 16 और 8। ठीक है, और अब आपने बस आइडेंटिफाई करनी है एवरेज, कि इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करते हो, तो फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 8 प्लस 2, so that is 10 divided by total time is 0.75 hours, so 13.33। तो एवरेज में हमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना होगा, सो आंसर विल बी टी। ठीक है, क्योंकि इसका मार्किंग स्कीम में आपको आंसर मिलेगा डी। अगर आप इंडिविजुअल करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि इंडिविजुअल जब वो आपसे पूछेंगे, सो देन यू हैव टू सॉल्व इंडिविजुअल। जब उन्होंने आपसे पूछा है कि एवरेज, तो इसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास दो डिफरेंट आंसर्स दोनों अवेलेबल हैं ऑप्शन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एमसीक्यूज में ट्रिकी, जिसमें मिस्टेक होती है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर 12 आएगा, क्योंकि आप एवरेज मेथड यूज कर रहे हो। और एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्मॉल लाइट बॉल is dropped from the top of a tall building. Which graph shows how the speed of the ball changes with time? तो एक टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग से आपने स्मॉल लाइट बॉल को ड्रॉप किया है। ठीक है, और स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम। तो स्पीड का जो चेंज है टाइम के साथ, वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको लगता है दैट विल शो यू द एग्जैक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉल विद टाइम? ओके, आपने कहा ऑप्शन सी। अच्छा, सही। अच्छा, बहुत सारे केसेस में पता है ऐसा होता है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो बस इसमें आपने ये याद रखना होता है कि जब एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर कर्व बनती है लाजमी। तो जैसे जैसे आप ड्रॉप करोगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीजिंग, एयर रेजिस्टेंस also increases. सो स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको पता है कि फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, दैट बॉडी रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, बिकॉज इनिशियली स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और फिर वो टर्मिनल स्पीड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए कौन सी बात इसमें से सही नहीं है? तो आपने रॉन्ग ऑप्शन इसमें से टिक करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट चेंजेस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटी की वजह से मास तो चेंज नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
इट इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये वाली बात सही है। ठीक है। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर केजी, ये बात भी सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट ऑन अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए जो लिखा है ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Three liquids P, Q, and R have different densities and do not mix. The liquids are placed in a measuring cylinder and allowed to settle. A small block is then dropped into the measuring cylinder and comes to rest as shown. So, which statement about the density of the block is correct? Okay, एक आंसर आया है बी। तो यहाँ पर आपके पास तीन लिक्विड हैं, तीनों की डिफरेंट डेंसिटीज हैं, और तीनों की डिफरेंट डेंसिटीज होने का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स यूज किए हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी में सिंक भी हो सकता है, किसी में फ्लोट भी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो आर और क्यू से सिंक हो गया, लेकिन वो पी के सरफेस पर है, वहां फ्लोट कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी पी से कम है, तभी वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। राइट। और उसकी डेंसिटी जो है वो क्यू और आर से ज्यादा होगी। ठीक है। इसी वजह से वो उनको क्रॉस करते हुए चला गया, यानी उनमें से सिंक होता हुआ चला गया। ठीक है। तो ये लेस डेंस देन ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो लेस देन ब्लॉक, और जो थर्ड वाला लिक्विड है मोर डेंस। बिल्कुल सही, आपने पहले भी ऑप्शन बताया था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है सी। बस वो एक्सप्लेनेशन, अच्छा पहले बी बताया था। सही है। मोर डेंस। तो अगर आप ऑप्शन ए देखो, इट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ क्यू, तो ये गलत है, क्योंकि अगर वो क्यू के इक्वल होता तो वो क्यू सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता, मतलब हाफ सिंक होता, हाफ जो है वो सरफेस बाहर होता। तो ये नहीं हो सकता। इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पी, ये गलत है, क्योंकि पी के ऊपर तो वो फ्लोट कर रहा है, तो पी से ज्यादा उसकी डेंसिटी नहीं है। इट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर, ये वाली बात सही है, क्योंकि आर को वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है। Question number 6. The diagram shows a uniform beam pivot in at its center. A student applies two forces F1 F2 as shown. Which law is correct? तो दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन तो खैर नहीं करनी, हमें बस ये देखना है, जैसे F1 है, तो F1 यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस होगा D3, तो F1 और D3 को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से F2 और D4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस हो जाएंगी। राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन डी। क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये आपने बैलेंस करना है, तो क्लॉकवाइज पे F2 D4 जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज पे F1 और D3। क्वेश्चन नंबर 7 में इम्पल्स फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन यूज होती है उसे आपने मार्क करना है। इम्पल्स ऑन अ टेनिस बॉल। So impulse on a tennis ball can be find out by using force into time, F into T. Yes, option A. Question 8. Which law shows the process by which energy in the sun is released, the process by which it is transferred to the earth,
and a way in which it is stored once it reaches the earth. तो सन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपने बताना है किस फॉर्म में, और अर्थ तक कैसे पहुंची, और अर्थ में किस फॉर्म में स्टोर हुई, ये तीन चीजें बतानी है। तो सन में तो आपको पता है कि फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो फिजन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में तो गैप है, मतलब स्पेस है, वैक्यूम है, तो कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है। और उसके अलावा रेडिएशन हो सकता है। ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस बच रही है, न्यूक्लियर फ्यूल या बायोफ्यूल। ठीक है। अब आपको पता है कि अर्थ पे जो सन की रेडिएशन आ रही है वो आपको न्यूक्लियर एनर्जी तो दे नहीं रही। ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। मतलब सन से रिलीज हुई बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, रीचेस द अर्थ विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, एंड फाइनली द एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल। Sir, why not nuclear fuel? न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर आपके पास जो सन से रेडिएशन आ रही है डेली, मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट, तो उस सन एनर्जी के साथ रेडिएशंस भी आती हैं, एंड वी यूज सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने ये देखा हो कि वो जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं उससे न्यूक्लियर एनर्जी बन जाए ऑटोमेटिक, या स्टोर हो जाए। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हमने हमेशा थ्योरी में यही पढ़ा है कि उसको आप प्रॉपर एक जगह पर सेटअप बनाकर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टार्ट करवाते हो, क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती है। तो अगर सन से जो हमें रेडिएशंस मिल रही है अगर वो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती तो वो तो हमारे लिए फिर हार्मफुल होती। राइट। सो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir, thank you. हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग लगती हैं कभी कभार, हमारा फोकस ऑप्शन पे होता है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो कभी कभार थोड़ी सी होती है इस तरह की। Question number 9. An object has a mass of 20 kg. It is taken up stairs through a height of 4 meter. So what is the increase in store of gravitational potential energy? ये तो आसान है, मास गिवन है और हाइट गिवन है। जीपीई फाइंड आउट करना है, आपने बताया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो बस आपने एम जी एच करना है बेसिकली, वैल्यूज तो गिवन है। 784। सही है, ऑप्शन डी, राउंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस अ लिफ्ट मशीन, as shown the lifting machine takes 4.5 seconds to lift the electrician a vertical height of 3.2 meters. The mass of the electrician is 72 kg. The energy for lifting machine is supplied by a 2 kilowatt electric motor. So what is the efficiency of the lifting machine? So we have to find out the efficiency. So time is given 4.5 seconds to lift electrician a vertical height of 3.2 meters. So this is the vertical height. Mass is given 72 kg, and the energy for lifting machine is supplied by a 2 kilowatt electric motor. So this is power input. ठीक है, मोटर जो कनेक्टेड है वो आपको एनर्जी दे रही है 2 किलोवाट, सो दैट इज इनपुट पावर। राइट। और हमें देखना है कि आउटपुट पावर कितनी होगी, और फिर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो फॉर आउटपुट पावर, आउटपुट पावर के लिए उन्होंने एम जी एच की वैल्यू दी है हमें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट एनर्जी हम चेक करते हैं, एम जी एच 72
9.8, 3.2, 72, 9.8, 3.2, 2257.9। तो राउंड ऑफ 2258 कर लेते हैं। दिस इज द एनर्जी, और जो टाइम है वो 4.5 है। सो आउटपुट पावर विल बी इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, 501.7। सो 502 वॉट इज द आउटपुट पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट में आपको 502 मिल रही है वैल्यू, इनपुट में आपने यूज की थी 2000। सो एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, 0.25। ऑप्शन बी। Question number 11. Some altimeters are used to change in air pressure to measure height. If the pressure is 100 kilopascals at sea level on a particular day, what will be the pressure be at the top of an 830-meter hill? Take the density of air to be constant at equals to this value. ठीक है. So we have to find out the new pressure at 830-meter height. अच्छा, अब यहाँ पर आपको हाइट भी दी है, इसका मतलब है कि जो रो जी एच वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, क्योंकि एयर की डेंसिटी भी गिवन है। सो फॉर एग्जांपल, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, सो डेंसिटी इज 1.3, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, हाइट 830। 10574। अच्छा, उन्होंने कहा है इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एट सी लेवल। ठीक है, तो 100 किलो पास्कल जो है वो सी लेवल पर है, और इस हाइट पर जो प्रेशर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो कुछ इस तरह से आई है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 100 किलो पास्कल्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें से दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 किलो पास्कल्स माइनस जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एल्टीट्यूड पे वो, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो आंसर आएगा 89426। तो 89 किलो पास्कल्स, क्योंकि 89 के बाद जो तीन डिजिट्स है उन्हें आप किलो में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, सो 89 किलो पास्कल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्योंकि उन्होंने पूछा ना व्हाट विल बी द प्रेशर एट द टॉप ऑफ एन 830 मीटर हिल, तो वो हमने हाइट से कैलकुलेट की वैल्यू और उनका फिर डिफरेंस चेक कर लिया।
कि यहाँ तक जब आप पहुंचोगे तो कितना प्रेशर में चेंज आ चुका होगा और क्या वैल्यू आपको वहां पर मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते हो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो 11 क्वेश्चंस जो है वो जर्नल फिजिक्स से आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थर्मल से स्टार्ट हो गया अब। और 11 का मतलब ये हुआ कि जर्नल फिजिक्स से 27.5% एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज आया जर्नल फिजिक्स से एमसीक्यू में। थर्मल की बात करें, सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन विच स्टेट्स इज द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेशनल। आपने ऑप्शन सी बताया है। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्योंकि आइस की बात हो रही है, वो सॉलिड होता है। तो सिर्फ सॉलिड में ओनली उन्होंने ओनली को बोल्ड किया है, इसका मतलब है सिर्फ वाइब्रेशनल हो, इसके अलावा और कोई ना हो। क्योंकि इसमें लिक्विड, वाटर और आइस का भी ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन ए फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है अगर ओनली ना लिखा होता। और क्वेश्चन नंबर 13, अ क्यूब हैज साइड्स 2 मीटर लॉन्ग, द क्यूब कंटेन्स अ गैस at pressure of 8000 Newton per meter square. A second cube has side 4 meter long and it contains the same mass of the same gas. So what is the pressure of the gas in the second cube? So second cube में जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यानी बॉयल्स लॉ जो है वो यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम V1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी फर्स्ट वॉल्यूम का क्यूब। So it is 2 meter long. 2 meter long means 2 multiply by 2 multiply by 2, 8. And the value of P1 is, और V2 की अगर बात करें, 4 into 4 into 4, P2 is unknown। तो P1 V1 और V1 और V2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो P1 is 8000 multiply by V1 is 8 divided by V2 is 64, 1000। ऑप्शन ए। And which rock gives the correct name for each change of state shown? Gas to liquid, condensation; liquid to solid, solidification; solid to liquid, melting। ऑप्शन बी। ठीक है। In an experiment to measure specific heat capacity, a block of aluminium is heated and is raised the temperature. The internal energy gained by the block is delta E, the mass of the block is m, एंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज डेल्टा टी। एक्सप्रेशन बताने के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो बेसिकली फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, बहुत इजी है। सो ई सी इज इक्वल्स टू जो है वो आपने लिखना है फॉर्मूला, E/m डेल्टा टी। ई या क्यू ए की बात है, तो ये फॉर्मूला की बात हो रही है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16,
विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इज करेक्ट? तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स कंडक्ट थर्मल एनर्जी इक्वली वेल। तो इक्वली तो नहीं करते, क्योंकि किसी कोई गुड कंडक्टर होता है, कोई उतना गुड कंडक्टर नहीं होता दूसरे के कंपैरिजन में। कन्वेक्शन ओनली अकर इन सॉलिड्स और लिक्विड, ये गलत है। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड बिकॉज हॉट लिक्विड इज मोर डेंस, ये बात भी गलत है। हॉट लिक्विड लेस डेंस होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, द रेडिएशन दैट ट्रांसफर थर्मल एनर्जी इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पर सेकेंड दैट पास अ फिक्स पॉइंट? अच्छा, यहाँ से वेव शुरू हो गया बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि 12, 13, 14, 15, 16 सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थर्मल के। तो ऑलमोस्ट 12% के क्वेश्चंस आए थर्मल से। तो सही है, कम भी नहीं है, इजी थे। अब वेव से स्टार्ट है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी है बेसिकली उन्होंने। क्वेश्चन 18, एन earthquake अंडर द ओशन कैन प्रोड्यूस अ डेंजरस water wave called tsunami. The table gives typical data for a tsunami. A student suggests the three conclusions about the data. So, which conclusions are correct? पहला कंक्लूजन है द डीपर द ओशन द फास्टर द वेव। तो डीप वाटर में स्पीड तो फास्ट होती है, तो ये वाली बात तो सही है। ठीक है। और द लॉन्गर द वेवलेंथ द फास्टर द वेव। तो वेवलेंथ ग्रेटर हो तो इसका मतलब है स्पीड भी ज्यादा होती है। और द फास्टर द वेव द हायर द फ्रीक्वेंसी। तो ये गलत है। ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो, उसका कोई लिंक होता नहीं है एज सच, क्योंकि उसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर कर रहे होते हैं। हाँ, ये होता है डीप वाटर में ग्रेटर वेवलेंथ ग्रेटर स्पीड, और शैलो वाटर में स्लो स्पीड और शॉर्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो 3 वाला जो है स्टेटमेंट वो गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी। Question 19, the diagram shows what happens to the wavefront at sea when they enter a harbor. What causes the change in shape of the wavefronts? तो easy है डायफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। Question 20, a ray of light passes from air into glass. What are the angles of incidence and refraction of the ray? So we always used to measure angle of incidence with normal. So this angle is 40 degree and refraction angle is 25. So 40 and 25. Option A. Question 21. An object is placed in front of a converging lens. The lens has a focal length small f and it produces real enlarged image of the object. So in which labeled position is the object placed? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मार्क करनी है। इमेज की उन्होंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई है। इमेज इज रियल इन लार्ज। तो इन लार्ज तब होती है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक सिंपल सा सीक्वेंस याद रखा करो आप। अगर ऑब्जेक्ट लेंस के क्लोज आएगा तो इमेज लेंस से दूर जाएगी। ठीक है, और इमेज जितना दूर जाएगी उतना उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये सिंपल सी आप ट्रिक जो है वो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। और इससे आपको ये हेल्प हो जाती है कि आपको पोजीशन मार्क करना इजी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डी पर रखते हो, क्योंकि आपको याद होगा
कि एफ और लेंस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि डी, इस पे तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो डी तो सेलेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है। और सी पर अगर हम कंसिडर करें तो सी यानी फोकस पे रखी हुई है। जब फोकस पे हम रखते हैं तो तब भी वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन है बी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये बी सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है लेंस के। और अगर आप दूर वाला पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो उसमें इमेज क्लोज आ जाएगी लेंस के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर क्लोज होगा लेंस के, ये एक सिंपल सी बस इसमें शॉर्टकट है याद रखने के लिए। तो इमेज जो है वो उतना दूर चली जाएगी लेंस से। और अगर आपने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज किया तो इमेज क्लोज आना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाकी नोट्स में से आप देख सकते हो, सारी मार्किंग उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है। और अगर बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं तो फिर वर्चुअल इमेज बनती है। 22, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी, 3 × 10⁸ ऑप्शन डी। अच्छा, 1 मिनट, किलोमीटर है यहाँ पे, इन्होंने किलोमीटर लिखा हुआ है। तो किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि 3 0 किलोमीटर्स के पास है। तो 3 जीरोस ऑलरेडी किलोमीटर में है, तो अब हमें ये ऑप्शन सी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ के। ठीक है, अब आप देखो उन्होंने क्या किया, यूनिट्स चेंज कर दिए। तो जल्दी में फिर अक्सर ये होता है कि हम मिस्टेक कर देते जैसे अभी हुई। तो आप यूनिट से एक बार फिर भी चेक कर लिया करो, अगर वैल्यू सही हो तो हो सकता है यूनिट में कोई चेंज हो। क्वेश्चन 23, द स्टार्टर in an athletics race fires the starting pistol and there is a wall 60 meter from the starter. Take the speed of sound as 330 meter per second. So how long after firing the pistol does the starter hear the echo of the sound from the wall? तो ये स्टार्टर आप देख सकते हो यहाँ पर खड़ा है, और 60 मीटर के डिस्टेंस पर जो है वो वॉल है। तो जब ये फायर करेगा तो वो कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद, हाउ लॉन्ग आफ्टर फायरिंग द पिस्टल, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। डज द स्टार्टर हेयर द एको फ्रॉम द वॉल, तो कितने टाइम बाद जो है वो उसे एको सुनाई देगा, ये आपने इसमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। एको के लिए आपको वैसे फॉर्मूला पता है कि 2D/T यूज करते हैं हम, डिस्टेंस डबल और डिवाइडेड बाय टाइम। सो V इज इक्वल्स टू 2D/T। So the value of V is 60, ठीक है। सो 330, 1 मिनट, 2D ऊपर लिखना था, मैंने नीचे लिख दिया। 2D/V। So T is equals to, distance is 60 and the V is 330। So 120 divided by 330 करना है, 0.36, ऑप्शन बी।
और वेव्स भी वहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब ये इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन 24, द डायग्राम shows the magnetic field around a conductor which is carrying a current. So where is the strength of the field greatest? तो आपने यहाँ पर बताना है कि फील्ड की वैल्यू जो है वो कहाँ पर ग्रेटेस्ट होगी। तो जहाँ पर पॉइंट्स आप देख रहे हो, तो जो पॉइंट सेंटर के क्लोज होगा वायर के, तो वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सबसे क्लोज है, तो वहाँ पर जो फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन 25, a positive ion in a vacuum moves at a steady speed in a straight line. So there is a potential difference between the two parallel metal plates P and Q so that they are oppositely charged. When the positive ion enters the region between plates P and Q, it changes direction as shown. The diagram shows the view from above the ion. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आयन गिवन है, दो प्लेट्स हैं, तो पॉजिटिव आयन है और वो प्लेट पी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो विच डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ गया है, तो ये नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फील्ड फ्लो करती है हमेशा। क्वेश्चन 26, इन द सर्किट शोन द वोल्ट मीटर रीड्स 2 volt. A charge of 5 coulomb pass through the resistor in a certain time. So how much energy is supplied to the resistor in this time? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2 और चार्ज की वैल्यू है 5, और उसके अलावा जो है वो एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और टाइम की वैल्यू उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं की। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट और चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 कूलम्स, और यहाँ पर आपने जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का वैसे जो फॉर्मूला होता है एक VIT होता है, लेकिन आपके पास टाइम की वैल्यू क्योंकि गिवन नहीं है, सो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट फार्मूला, जैसे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो लेट्स सपोज वोल्टेज इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वोल्टेज और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की जो डेफिनेशंस होती हैं, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज या एनर्जी कन्वर्टेड या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज, सो वो फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर। और E इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ऑप्शन सी। ठीक है, आपने ऑप्शन सी बताया था, बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच डायग्राम शोज द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प?
इजी है। फिलामेंट लैंप में आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है और करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो ग्राफ बेंड होता है वोल्टेज की डायरेक्शन में। ठीक है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, और ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। ठीक है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये थर्मिस्टर का है, क्योंकि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो लास्ट ग्राफ है ये किसी कंपोनेंट का नहीं है हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ा हो, क्योंकि इसमें सिर्फ वोल्टेज ही बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा कोई कंपोनेंट फिलहाल हमने नहीं पढ़ा। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपके पास एक सर्किट गिवन है, इसमें देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं फिर क्या पॉसिबिलिटी सही लगती है। द करंट रीडिंग ऑन द एमीटर A1 इज हाईएस्ट। अच्छा, अब क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले करंट A1 से जाएगा। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड भी होगा। मतलब वो यहाँ से फ्लो करेगा और जब इस पॉइंट पर आएगा तो वो दो जगह डिवाइड होकर जाएगा। ठीक है। I3 अलग चला जाएगा, I2 अलग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि I1 इक्वल होगा I2 प्लस I3 की वैल्यू के, मतलब एम मीटर की वैल्यू। ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहले जब चार्ज फ्लो करेंगे तो सबसे पहले वो पहले एमीटर A1 से जाएंगे। तो हमने वहाँ एमीटर लगाए इसलिए होता है ताकि आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू पता चल सके कितनी है। ठीक है। क्योंकि आगे जाके तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में द रीडिंग ऑन एमीटर A2 इज हाईएस्ट, तो ये गलत है क्योंकि A2 तो मिड में लगा हुआ है। द करंट रीडिंग ऑन एमीटर A3 इज हाईएस्ट, ये भी गलत है। और द करंट रीडिंग ऑन द ऑल थ्री एमीटर आर सेम, ये भी गलत है क्योंकि सीरीज में होते तो सेम होती। क्वेश्चन 29, द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द combined रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि आपने जो दो एक कॉम्बिनेशन में आ रहे हो पहले उन्हें सॉल्व करना होता है। जैसे ये 2 और 3 एक साथ आ रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, तो पहले इन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन होंगे। ठीक है, यानी इनका कॉम्बिनेशन बनेगा 1/R2। ठीक है। और इनका जो रिजल्ट आएगा ना वो R1 के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ सीरीज में होगा। ठीक है। तो R1 प्लस, और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये R3 प्लस R2, इस तरह से। सो ऑप्शन डी इज R1 प्लस R2 इंटू R3। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है सही है। ये ऐसे नहीं होगा। इसमें अगर हम एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम ये बनेगा। एक मिनट, एलसीएम की करेक्शन है। R3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि एलसीएम बनेगा R2 R3। तो एलसीएम आएगा R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस, ये एलसीएम बनेगा।
ठीक है, क्योंकि एक साइड पर एक वैल्यू नहीं है, दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यू नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन बी हो जाएगा। 30 है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज मेड a pair of components P and Q. The resistance of P decreases as the temperature rises. The resistance of Q increases as the temperature rises. तो P की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और Q की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। तो Q में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, P में इनवर्सली। The total resistance of P and Q in series remains constant when the temperature changes. The two components are connected in series with a power source supplying a constant current. Which statement is correct? अच्छा, P के बारे में ये है कि P का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये थर्मिस्टर है। और Q के बारे में ये है कि अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, तो ये फिलामेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में ये है कि ये थर्मिस्टर हो जाएगा और ये फिलामेंट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस देखते हैं अभी। इफ अ टेम्परेचर change cause the potential difference across P to double, the potential difference across Q will always half। तो वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज की वजह से एक साइड पे पोटेंशियल डबल हो रहा है तो दूसरे का पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद the difference between the potential difference across P and potential difference across Q does not change with temperature। तो ये भी गलत है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बी भी पॉइंट गलत होगा। और ऑप्शन सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस component P increases as the temperature rises। increases as temperature increases, जबकि ये गलत है, क्योंकि पी के बारे में ये था टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसका वोल्टेज भी डिक्रीज होगा, इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें डी में बात हो रही है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बी में बात हो रही थी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दो अलग बातें। यहाँ पे इन्होंने लिखा था डिफरेंस और यहाँ लिखा था सम, तो सम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ओवरऑल। और बाकी जो बात हो रही थी डिफरेंस की तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो चेंज आ रहा था, ओवरऑल देखोगे तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो ओवरऑल सेम रहेगा। 31 the diagram shows a wire XY moving upward in the magnetic field, a current is induced in the wire। तो यहाँ पे मूवमेंट अपवर्ड है, करंट इंड्यूस हो रही है। current carrying wire XY experiences a force because of its interaction with the magnetic field, which law gives the direction of the induced current and the direction of force experienced by wire XY। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें यहाँ पर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है और फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है, नॉर्थ से साउथ।
तो फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जो फील्ड की डायरेक्शन है, यानी फर्स्ट फिंगर, सो फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगी राइट की तरफ, और थंब जो होगा वो अपवर्ड। ठीक है, अब रह गई करंट की वैल्यू। तो करंट जब आप इसे अरेंज करोगे तो करंट की वैल्यू आएगी इनटू द पेपर। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि तीनों वैल्यूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो इसलिए आपके पास दो एक्सिस में तो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब तीसरा एक्सिस रह गया अननोन। तो जो तीसरा एक्सिस होगा वो, तो अगर अपवर्ड फोर्स है तो डायरेक्शन होनी चाहिए एक्स टू वाई, यानी करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इनटू द पेपर होनी चाहिए। आप राइट हैंड को अरेंज करके देख सकते हो इसके अकॉर्डिंगली। फर्स्ट फिंगर राइट की तरफ रखो, और थंब को अपवर्ड रखो, और सेकंड फिंगर ओपन करो, वो इनटू द पेपर आएगी, यानी एक्स टू वाई। एक्स टू वाई, तो अपवर्ड में एक्स टू वाई। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स की डायरेक्शन अगर हम अपवर्ड रखते हैं तो करंट इनटू द पेपर जा रहा है, और अगर डाउनवर्ड रखते हैं फोर्स की डायरेक्शन तो आउट ऑफ द पेपर आएगा। Which rock gives the direction of the induced current and the direction of the force experienced by the wire एक्स वाई। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन भी आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर मूवमेंट है अपवर्ड। ठीक है, मूवमेंट उन्होंने आपको दी है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो upward मूव कर रही है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर, द करंट कैरिंग वायर एक्स वाई एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, इसमें बेसिकली हुआ क्या कि पहले जब वायर को हम मूव कर रहे थे तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ। फिर उस करंट की वजह से जो है वो क्योंकि वो करंट मैग्नेटिक फील्ड में था, तो उस करंट की वजह से फिर फोर्स इंड्यूस हुई। ठीक है, तो पहले बेसिकली राइट हैंड रूल अप्लाई हुआ, उसके बाद फिर आपको लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले जो करंट की वैल्यू है वो इनटू द पेपर आ रही है एक्स टू वाई। तो करंट की वैल्यू जो आई है वो इनटू द पेपर है। तो यहाँ तक वर्किंग सही है। फोर्स जो थी शुरू में, यानी मूवमेंट जो थी वो अपवर्ड थी। अब वो कह रहे हैं कि जब ये प्रोसेस हुआ तो अब वायर में करंट तो आ गया, तो करंट की वजह से क्या होगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। अब वो डायरेक्शन जो होगी वो अब आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो अब आप जब इसमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दोनों लॉस को मिक्स कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि वायर मूव कर रही है, करंट की डायरेक्शन बताओ। तो जब करंट इंड्यूस हो गया तो उन्होंने कहा कि करंट की वजह से जो इंटरेक्शन होगा फील्ड के साथ, तो फिर फोर्स एक और यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट फिंगर तो वही पॉइंट करेगी राइट की तरफ, और करंट जो है वो इनटू द पेपर है, यानी सेकंड फिंगर की डायरेक्शन होगी इनटू द पेपर। और जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आ रही होगी। तो ये सिनेरियो है, तो इसमें ऑप्शन होगा
ए। क्वेश्चन 32, diagram 1 shows a magnet being pushed into a coil. मैग्नेट को कॉइल में पुश किया, दैट इज कनेक्टेड टू अ सेंटर जीरो सेंसिटिव वोल्ट मीटर. Which straw shows the directions of the pointer on the voltmeter when the magnet is as shown in diagram 2 and 3? तो 2 के बारे में तो आपको पता है कि मैग्नेट मिड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ एक जैसी होंगी. ठीक है. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो जीरो पे होगी. ठीक है. और लास्ट में डायग्राम नंबर 3 में आपको याद होगा, ये वाला केस हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था. यहाँ पे स्पीड होगी ग्रेटर. यहाँ पे स्पीड पहले से ग्रेटर होगी पोजीशन 1 से. तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और पहले से ज्यादा भी होनी चाहिए. ठीक है. और अगर पहले से ज्यादा का पॉसिबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे ऑपोजिट मार्क करना होगा. ठीक है. तो ऑप्शन सी होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट और सेंटर वाली जीरो. इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें दोनों ही गलत हैं, और इसमें भी दोनों गलत हैं. ठीक है. 33 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रशेस एंड द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर? ठीक है. तो इसका बेसिकली बस पर्पस आपने बताना है. तो इसमें ये होता है कि कंटिन्यूसली वो एक ही डायरेक्शन में कॉइल रोटेट करती रहे. 34 है, द डायग्राम शोज अ बीटा पार्टिकल, बीटा का मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे पोल्स ऑफ मैग्नेट है, इन विच डायरेक्शन विल द पार्टिकल्स बी डिफ्लेक्टेड? तो इसमें आपको पता है कि बीटा की जो डायरेक्शन होती है डिफ्लेक्शन की, आप नोट से भी डायरेक्ट मार्क कर सकते हो. वरना आप जैसे यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है, और बीटा जो है वो नेगेटिव है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दोबारा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी वो पॉइंट करेगी डाउनवर्ड, क्योंकि फील्ड इस बार डाउनवर्ड है. और सेकंड फिंगर जो होगी वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. अच्छा भैया, हमारे पास क्या है, करंट यहाँ नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव दूसरी तरफ होगी, पॉजिटिव यहाँ होगी, और करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन लेफ्ट होनी चाहिए. ठीक है. तो इस हिसाब से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द पेपर आएगी. ठीक है. फोर्स की डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द पेपर. रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, उससे आपको पता चल जाएगा. क्योंकि बीटा नेगेटिव होता है तो करंट की डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल. तो बीटा की डायरेक्शन से करंट नहीं लेना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन को कंसिडर करना है. या अगर आप बीटा को ले भी लेते हो करंट की डायरेक्शन, तो जो फाइनल आंसर है उसे रिवर्स कर देना, जैसे थ्योरी में करते थे. क्वेश्चन 35 है, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाई डज द अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज आयोनाइजिंग इफेक्ट देन बीटा पार्टिकल एज इट पासिस थ्रू एयर? तो अल्फा का चार्ज ज्यादा होता है बेसिकली. ठीक है. और बीटा का चार्ज कम होता है, तो इसलिए अल्फा की आयोनाइजिंग ज्यादा होती है और इसका साइज भी ग्रेटर होता है. ठीक है. तो इस वजह से आपके पास अल्फा में आयोनाइजिंग ज्यादा होती है. ठीक है. इसकी वेलोसिटी लार्ज नहीं होती क्योंकि ये हैवी है, ये स्लो मूव करता है. इसका स्मॉल चार्ज नहीं होता है, इसकी लार्ज वेलोसिटी नहीं होती, ये दो बातें गलत हैं इसकी. ठीक है. इसकी वेलोसिटी स्मॉल होती है क्योंकि ये हैवी है. क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टूडेंट इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट to measure the radiation from a radioactive source. So he uses radiation detector and records the total counts in 5 minute interval. He does this three times with the source present and three times with the source absent. Here are his results.
व्हाट इज द एवरेज करेक्टेड काउंट रेट फॉर द सोर्स। तो इसमें करेक्टेड काउंट रेट बताने आपने सोर्स के क्या होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द एवरेज करेक्टेड काउंट रेट फॉर दिस सोर्स। अच्छा, जब विदाउट सोर्स काउंटिंग की तो वो ये है, बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, क्योंकि विदाउट सोर्स जो काउंटिंग होगी वो बैकग्राउंड रेडिएशंस होगी। ठीक है, और उसके बाद जो सोर्स के साथ काउंटिंग है वो 68 है, 73 और 69। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये सारी वैल्यूज वन बाय वन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो आपको रिजल्ट्स ये मिलेंगे। मतलब इसका आंसर आएगा 43, इसका आंसर आ जाएगा 45, और इसका आंसर आ जाएगा 47। अब ये तीन आंसर्स आ गए। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है एवरेज। तो एवरेज के लिए आप तीनों को ऐड कर लो, 43 प्लस 45 प्लस 47, तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, और जो भी आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें आप जब एडिशन करोगे इनका, 43, 45, 47, 45 रिजल्ट आ रहे हैं। और अब उन्होंने कहा है कि 5 मिनट्स, यहाँ लिखा हुआ है टोटल काउंट्स इन 5 मिनट्स। तो अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 9। तो इसका मतलब है 9 काउंट्स पर मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में 9 काउंट्स आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 37, द काउंट रेट मेजर्ड near a radioactive source drops from 542 counts per minute to 94 counts per minute in 12 hours. The background count remains constant at 30 counts per minute. So what is the half life of the source? तो हाफ लाइफ इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हाफ लाइफ के लिए वही प्रोसेस करेंगे कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो है वो 542 थी, और वहां से वो ड्रॉप होकर 94 पर आ गई 12 आवर्स में। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, और टारगेटेड वैल्यू जो है वो 94 है। तो 542 को अगर हम हाफ लाइफ करते हैं तो ये देखते हैं वो 94 पे कब आती है। तो 542 की फर्स्ट हाफ लाइफ करेंगे, वो जाएगी 271, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 135, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 67 इसका मतलब है ये हाफ लाइफ से क्रॉस हो चुकी है वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाफ लाइफ से पहले वैल्यू जो है वो 94 आएगी। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड जो है वो 30 थी, तो हमने बैकग्राउंड को माइनस नहीं किया, तो पहले बैकग्राउंड को माइनस करते हैं। तो बैकग्राउंड को अगर माइनस करते हैं तो 512 रह जाएगी वैल्यू। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 512
डिवाइडेड बाय 2, 256, डिवाइडेड बाय 2, 126, 128, और एक और बार डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, यानी आंसर 128 और 64 के मिड में होगा कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 आवर्स यहाँ पर आंसर है। ठीक है, 12 आवर्स में ये वैल्यू हुई है। 12 आवर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, और तीसरी हाफ लाइफ से पहले जो है ये 94 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 हाफ लाइफ हो रही है। ठीक है, तो 12 आवर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 हाफ लाइफ हुई, तो 4 आवर इसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, क्योंकि 64 रिजल्ट आए ना। अब 64 में अगर आप बैकग्राउंड रेडिएशन दोबारा से ऐड कर दो, पहले हमने सब्ट्रैक्ट की थी, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन है उसे सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और जब 64 आएगा और आप इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन फिर से ऐड करोगे, तो आपको 94 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि काउंटर तो बैकग्राउंड रेडिएशन भी काउंट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोटोस्टार बिकम्स अ स्टेबल स्टार। सो स्टेबल स्टार में होता है इनवर्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज बैलेंस बाय एन आउटवर्ड फोर्स, ऑप्शन बी। और 39 में है, अच्छा इसमें थोड़े से कैलकुलेशन वाइज लेंदी क्वेश्चंस थे। तो 39 है, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज प्लैनेट्स इज करेक्ट। अगर आप मास का कंपैरिजन देखो तो अर्थ का मास गिवन है, जुपिटर के साथ कंपैरिजन है, मरकरी के साथ, यूरेनस के साथ, तो सबके कंपैरिजन गिवन है डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड और मास के साथ। ठीक है, तो अगर मास की बात की जाए, ठीक है, तो जुपिटर का मास 320 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, इसका मास ग्रेटर आ रहा है, और यूरेनस का मास ग्रेटर आ रहा है, मतलब इन दो का मास अर्थ से ग्रेटर है। ये वाला मास कम है, मरकरी का मास अर्थ से कम है बस। इसी तरह डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब तीनों से ग्रेटर है। वैल्यू ऑफ जी की बात करें तो सिर्फ जुपिटर से कम है, बाकी सब और यूरेनस से कम है थोड़ी सी, बाकी इससे ग्रेटर है। तो अब हम ऑप्शंस अगर देखें, तो ऑप्शन ए में एज द मास कंपेयर्ड विद द अर्थ इंक्रीज, तो अगर मास बढ़ रहा है द एवरेज डेंसिटी इंक्रीज, तो ये तो गलत है, क्योंकि डेंसिटी अगर आप देखो जुपिटर का मास ज़्यादा है लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। और इसी तरह से अगर आप देखो बी, एज द मास कंपेयर्ड विद द अर्थ इंक्रीज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज, ये सही है, क्योंकि मास आप देख रहे हो यहाँ जुपिटर का इंक्रीज हुआ था, तो इसकी ग्रेविटी भी इंक्रीज हुई थी। उसके बाद है एज द एवरेज डेंसिटी इंक्रीजेस द ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो डेंसिटी इंक्रीज, तो डेंसिटी तो किसी की ज़्यादा थी नहीं अर्थ से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और डी भी नहीं। ठीक है, और लास्ट है विच क्वांटिटी इज एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स, तो ये हबल्स कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑप्शन सी के इक्वल होता है। ठीक है, एज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू एच नॉट। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा, और ये आपके पास पेपर कंप्लीट। ठीक है।